Good morning, students. Class 11th. Yes, I am here for discussion of electromagnetic radiation. लास्ट टाइम आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स डिफरेंट टाइप्स, मतलब एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर, इनके बारे में। और ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। आई थिंक इसको फिर से रिकवर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। यस, इजी है काफ़ी, आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। हाँ, तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से करना है। ओके, देख लीजिए। एटॉमिक नंबर जो है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट का होता है वो नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम of the element. It also represents the number of electrons in neutral atom. Example, number of protons. Simple concept is here. For atomic number Z equals to number of proton. जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। तो जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम के पास कितना है? 11 प्रोटॉन है। 11 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा। न्यूट्रॉन हमेशा डिफरेंट होगा। यस, मास नंबर। नाउ यू कैन सी दैट मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इनको हम ही न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। The mass number A of atom is equals to sum of proton and neutron. It is always whole number, mind it. हमेशा whole number में होगा। Mass number A equals to Z plus N. Z means atomic number. That means proton, number of protons, and number of neutron. This is mass number. Suppose that sodium is 11 proton plus 12 neutron, so total 23. How you can find out न्यूट्रॉन? अगर आपको न्यूट्रॉन पता करना है तो वेरी इजी, A माइनस एन कर दो, पता चल जाएगा। अगर आपको मास नंबर पता है, फॉर सपोज दैट कैल्शियम का 40 होता है, तो 40 माइनस एन न्यूट्रॉन, ये कितना होगा इसका मास नंबर? इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 20 माइनस कर दीजिए, तो 20 इसमें माइनस करेंगे, इसका जो मास नंबर 40 है और 20 न्यूट्रॉन है, तो 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20. यस, 20 न्यूट्रॉन. ओके, फॉर पोटेशियम 19, तो 40 माइनस 19 21 होगा. 18 फॉर दिस आर्गन. यस, ओके. आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स. डिफरेंस देख लीजिए. आइसोटोप्स नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, बट मास नंबर डिफरेंट. लाइक you know hydrogen 3 isotopes, 1H1, 1H2, 1H3. Mass number 1, 2, 3. This is mass number A. And atomic number 1, 1, 1. Same, mass different. This is isotope. Simple concept. Isotopes, very easy. Yes, oxygen 8, 8O16, 8O17, 8O18. 16, 17, 18, mass number different, atomic number same. Isotopes. Isobar means उल्टा हो गया, रिवर्स. मीन्स मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
आर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर अलग होगा. लाइक कार्बन, यू कैन सी दैट कार्बन में क्या है 6. यस, आइसोबार में देखिए का इसका देखिए जैसे 40 40 40, मास नंबर सेम एंड एलिमेंट डिफरेंट. आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, मास नंबर सेम. एटॉमिक नंबर आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20. 18, 19, 20. एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम. आइसोबार. नाउ next one, isotones. Isotones means atoms of different element which contain the same number of neutrons. न्यूट्रॉन सेम. की पॉइंट पकड़िए, की पॉइंट इसका क्या है, आइसोटोन्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा. यस, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं क्लास 11th में, और कुछ लोग इसको वॉच नहीं किए हैं. तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सभी लोग इसको वॉच करें, तभी अगला टॉपिक समझ में आएगा. यस, कंटिन्यू दियर स्टडीज़ एंड मोस्ट humble request to you, subscribe it first of all, then you can see again. Yes, like it first, then I will increase your number of the videos. Yes, I will get most powerful energy when you will subscribe it or like it. Yes, share it also. Yes, okay. Now you can see that isobars are you already know. First, what is atomic number different, atomic mass same. Isotones, number of neutrons same. How you will get number of neutrons? Subtraction from mass number and atomic number. मास नंबर से एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आइसोटोन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सब में सेम होंगे. एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ इसको. सल्फर, फर्स्ट एग्जांपल, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 36. 36 minus 16 equals to 20. 17. Chlorine 37. 37 minus 17 equals to 20. Argon 18, and its same mass is 38. 38 minus 18 equals to 20. Potassium 19. Atomic mass 39. 39 minus 19 equals to 20. Now calcium 40. 40 minus 20. 20 is number of neutrons, you can see that same. So it is isotones. Okay, next one is isoelectronic. Isoelectronic means the species, atoms or ions containing the same number of electrons are known as isoelectronics. Yes, same number of electrons, mind it, same number of electrons means isoelectronic. ये नेम से ही आपको पता चल रहा है. आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम. आइसोटोन्स मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम. आइसोबार मीन्स number of mass number different, no, mass number same. And relative abundance, isotopes of an element occur in different percentage in nature, which is termed as relative abundance. Using this relative abundance, the average atomic mass of an element can be calculated. For example, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का कितना है, अगर निकालें हम. आइसोटोप्स का देखें तो क्लोरीन कितने आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं. तीनों का अगर एवरेज निकालें तो कितना आएगा, 35.5. यस, ऑफ कोर्स 35.5. सो ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ 2 आइसोटोप्स 35Cl and 37Cl in 75% and 25% abundance respectively. Okay, now next you can see that Maxwell's electromagnetic theory, which is used here, it is new for you, so discuss in deeply because it is used in physics also. James Maxwell
one scientist was the first to give comprehensive explanation about the interaction between two charged bodies and behavior of electric and magnetic fields. इनके मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बिहेवियर को स्टडी किया और यहाँ पर एक थ्योरी दिया जिसको मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो लेट अस सी व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर वेव्स which are formed as a result of oscillating magnetic and electric field. Let us see that this पिक्चर से हम आपको शो करके बता रहे हैं यहाँ पे कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को शो किया जाता है। ओके, नाउ यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड इजीली बाय दिस पिक्चर। यस, ओके, जूम करते हैं। देखिए इस पिक्चर को, यहाँ पर क्या है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वाई से डिनोट किया गया है जो कि वाई एक्सिस पर है वर्टिकली, और एक्स एक्सिस पर हॉरिजेंटली जो कि वाई एक्सिस में है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बी वाई, ई वाई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड and By for magnetic field, B for magnetic field, E for electric field. Okay, this is electromagnetic radiation. Direction of propagation in x-axis, they are perpendicular to each other. Electromagnetic radiations are waves which are formed as a result of oscillating magnetic and electric field which are perpendicular to each other, and both are perpendicular to direction of motion. They do not require any medium, mind it, they do not require any medium, can move in vacuum. वैक्यूम में मूव करता है, मीडियम कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, एयर, वायर, वाटर एक्सेट्रा, दीज आर द मीडियम, ग्लास। ओके, सो मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी, दे कैन मूव इन वैक्यूम अनलाइक साउंड वेव्स. Light is form of radiation and has wave characteristics. The various characteristics of waves, you know that direction of wave motion like this is direction of wave motion, like direction of vibration of particles of a medium, propagation of waves. Now few terms here I want to explain here. First one, amplitude, it is height of the crest or top, डेप्थ ऑफ वेव्स, यही जो हाइट है, इस हाइट को हम क्या कहेंगे, इस हाइट को और इस हाइट को, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो ये होगा आपका एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और टॉप. नोटिस दिस इज एम्पलीट्यूड. फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 second. इट्स यूनिट इज hertz or per second. This is the now difference between two crest or two trough. This is known as lambda wavelength. Okay, this is known as lambda. And time period, frequency is denoted as nu, epsilon, these are two terms, or h, no, not h, nu and f. This is are the notation symbol of frequency, and epsilon for frequency also. Amplitude is a height of the crest or trough. Height of the crest or trough, this one. Okay, next, time period, the time taken by a wave to complete one vibration is called one time period. Its unit is second. Frequency, hertz or per second. Amplitude, meter. Yes, velocity, the distance traveled by the wave in 1 second. Unit, already know, meter per second. In vacuum, all types of electromagnetic radiation travel at the same speed, that is
light speed of light 3 into 10 power 8 meter per second. 3 into 10 power 8 meter per second. This is the speed of light. Wavelength already discussed. Angstrom, unit is angstrom. 1 angstrom equals to 10 power minus 10 meter. Unit conversion most important. Okay. Wave number, it is number of wavelength per unit per centimeter of length. 1 upon lambda. Unit per meter or per centimeter. Per centimeter. Okay. And C, relationship between velocity, amplitude, frequency and wavelength. Here relation between velocity, frequency and wavelength. C equals to nu lambda. Nu is frequency, lambda is wavelength. So this is relation between velocity, frequency and wavelength. Now electromagnetic spectrum. Before studying this topic, I want to discuss here about the spectrum. What is spectrum? What is spectrum? So spectrum is a group or band of wavelength or colors, and the study of emission or absorption of spectra is known as spectroscopy. तो स्पेक्ट्रम मेनली क्या होता है? ग्रुप ऑफ वेवलेंथ और कलर, बॉन्ड ऑफ वेवलेंथ और कलर्स, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अभी अभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे. व्हेन ऑल the electromagnetic radiations are arranged in increasing order of wavelength. Most important term here, in increasing order of wavelength. wavelength increasing order में अगर अरेंज किया गया है और decreasing order of frequency, the band of radiation obtained is termed as electromagnetic. अगर रेडिएशन स्पेक्ट्रम, अगर वेवलेंथ बढ़ते हुए क्रम में है और जो फ्रिक्वेंसी है वो घटते हुए क्रम में है, अगर उसको बैंड ऑफ रेडिएशंस को रिप्रेजेंट किया गया है और वहाँ पर हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, बैंड ऑफ कलर्स, डिफरेंट वेवलेंथ, और उनकी वेवलेंथ बढ़ते हुए क्रम में होगा और फ्रिक्वेंसी घटते हुए क्रम में होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. लेट अस सी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम एंड व्हाट आर देयर वेवलेंथ. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गामा रेज का वेवलेंथ एक्स रेज से क्या होगा? कम होगा. अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स का वेवलेंथ होता है. यस, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, तो यहाँ पर इसको हमको देखना पड़ेगा ध्यान से कि इसका ऑर्डर क्या है. तो याद रखना, रेडियो वेव्स का सबसे कम, गामा रेज का सबसे कम और रेडियो वेव्स का सबसे ज़्यादा होता है. कितना होता है? यहाँ पर देख सकते हैं आप, 10 पावर माइनस 14, दिस इज़ 10 पावर माइनस 34, ये होता है गामा रेज का. माइनस में 10 पावर माइनस 34, और जो वेवलेंथ होता है रेडियो वेव्स का वो 10 पावर 4 मीटर में होता है. तो ये देख सकते हैं आप, गामा रेज, इसका बैंड ऑफ कलर भी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है. इसमें आप कलर्स को देखकर या उसकी वेवलेंथ को देखकर या उसके जो इस फ्रीक्वेंसी है उसको देखकर आप पता कर सकते हैं. बैंड ऑफ कलर्स इसका अलग अलग कलर रहेगा, ये देख लीजिएगा. गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, राडार, एफएम, टीवी, शॉर्ट वेव, एएम, ठीक है, ये सब का रेडिएशन, ये जो है
यहाँ पर FM का जो होता है 1 होता है, FM का 1 होता है। वेवलेंथ 400, 500, 600, 700। सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का होगा, सबसे कम किसका होगा? सबसे कम किसका होगा? वेवलेंथ इंक्रीज होगा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। गामा रेस का वेवलेंथ देखिए, गामा रेस का वेवलेंथ 400 है और रेडियो वेव्स का 700 है, सबसे ज़्यादा है। विबग्योर आप जानते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, these are the 7 spectrum. Visible spectrum is the subset of this spectrum whose range of wavelength is 380 to 760 nanometer. Wavelengths increasing order. Now electromagnetic wave theory. Our second term, electromagnetic wave theory. In this electromagnetic spectrum, main points of this theory is a source like heated rod emits energy continuously in the form of radiation. That is, no change in wavelength or frequency of the emitted radiation even on increasing the energy radiated. These radiations are electromagnetic in nature. First, the source क्या होगा? Heated rod which emits energy continuously in the form of radiation. No change in wavelength or frequency of the emitted radiation, even in increasing the energy radiated. These radiations are electromagnetic in nature. These radiations are electromagnetic in nature. Two main points you will remember here. Okay, isn't it? Now you can see that what are the drawbacks of electromagnetic wave theory, means how it failed. So, failure of electromagnetic wave theory because of two experiments. First, black body radiation. According to Maxwell theory, on heating a body the intensity should increase. मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो उनका थ्योरी था, अगर किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. ऑफ कोर्स दैट इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया should increase without having any effect on the wavelength or frequency. But we observe that when we heat an iron rod, it first turns to red, then white, and then becomes blue at very high temperature. This means that frequency of emitted radiation is changing. Okay, इसका मतलब यही हुआ कि frequency of radiation क्या होगा? Change होगा. An ideal body which emits and absorb radiations of all frequencies is called black body, and radiation emitted by black body. यस, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि स्कूल कब ओपन होगा, रीओपन होगा. यस स्टूडेंट्स, वेट करो. 16 अगस्त इस डेट, आई थिंक गुड न्यूज़ है. 16 अगस्त तक आप लोगों का स्कूल ओपन हो सकते हैं. यस, तब तक ऑनलाइन मीडियम, हाँ ऑनलाइन क्लास चलेगा. आप लोग केयरफुल होकर स्टडी करें. यस, हाँ कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत है, प्रॉब्लम्स तो सबके पास हैं, किसके पास नहीं है प्रॉब्लम? यू इग्नोर इट. ओके, एंड concentrate on your study. क्लास 11th इज़, अगर सीरियस होके पढ़ेंगे तो 12th में मज़ा आएगा पढ़ने में, नहीं तो सज़ा मिलेगी. यस, बट वी ऑब्जर्व दैट व्हेन वी हीट एन आयरन रॉड, इट फर्स्ट टर्न टू रेड and then white and then becomes blue at very high temperature. This means that frequency of emitted radiations changing. Of course changing, when color change, then red frequency also change, the wavelength also change. So an ideal body which emits and absorbs radiation of all frequencies, this is known as black body. Black body means, black body का मतलब क्या होता है? black body का मतलब ये होता है कि जो रेडिएशन को एमिट कर सकता है और एब्जॉर्ब कर सकता है सभी फ्रिक्वेंसीज पर, उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी. और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो रेडिएशन एमिट करता है, उसी को
कौन करेगा रेडिएशन एमिट, कौन करेगा बताइए हमें, ब्लैक बॉडी ही तो करेगा। यस, तो इसी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर फॉर अ ब्लैक बॉडी इज shown here. You can see this graph. Now I want to see this graph and shown you this graph what this represent. This is represented as in this graph between intensity versus wavelength. इंटेंसिटी जिस पर अलग अलग इंटेंसिटीज़ हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, डोमिनेंट वेवलेंथ इन द एमिटेड रेडिएशन डिक्रीजेस एंड द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर 3000 नैनोमीटर अगर लें इसका क्या वेवलेंथ, तो इस पर 5000 टेम्परेचर पर ये ऐसा आपको मिलता है ग्राफ। और इसका पीक देखिए, पीक कितना 5000 पे ज़्यादा जा रहा है, पीक ये है पीक इसका। ओके, अब यहाँ पर पीक इसका कम हो रहा है, यहाँ पर और कम हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो पीक इसका कम होता जा रहा है। ओके, so it is observed that with increasing temperature the dominant wavelength in the emitted radiations decreases and the frequency increases. frequency बढ़ेगा, wavelength decrease होगा। got it? okay, that is higher temperature the intensity rises, intensity बढ़ेगा predicted by Maxwell theory, but the wavelength decreases, wavelength क्या होगा, lambda decrease करेगा। so T1 greater than T2 greater than T3 greater than T4 greater than etc. okay, so this is the major fault of the electromagnetic wave theory. now photoelectric effect, most important term photoelectric effect क्या होता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये इससे रिलेटेड। so when radiations will with certain minimum frequency strike at the surface of metal, किसी surface of metal पर उसका निश्चित फ्रीक्वेंसी, एक छोटी सी निश्चित फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से जब किसी सरफेस ऑफ मेटल पर स्ट्राइक करता है क्या रेडिएशन, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, स्ट्राइक किया क्या रेडिएशन, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर नोन एज, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा इसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो वंस अगेन यू कैन सी दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन रेडिएशंस with certain frequency minimum frequency strike at the metal surface, the electrons are ejected from the surface of the metal. This phenomena is known as photoelectric effect, and electrons is known as photoelectrons. For example, sodium metal, you can see this figure. According to Maxwell theory, ejection of electrons should depend on intensity of radiation. That is, if electron are not being ejected, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट होता है, नहीं निकलता है, then on increasing the intensity they can be ejected. इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये किसके अकॉर्डिंग, ये मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग। लाइट फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक किया, लाइट फोटोन यहाँ पर स्ट्राइक किया सरफेस पर, ये सोडियम मेटल है, इस मेटल पर जब ये स्ट्राइक किया तो मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर नहीं स्ट्राइक कर रहा है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो ये स्ट्राइक करेगा। ये फिगर में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर लाइट मेटल सरफेस है, इस पर स्ट्राइक कर रहा है क्या, ये एमिट रेडिएशन यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। ओके, दिस इज एमिटर, वैक्यूम चैम्बर, बैटरी, दिस इज ऑल अबाउट द nature of the battery, depend on the battery. Following observations are made here. Electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strike the surface. That is, there is no time lag between striking of the time light beam and ejection of electron. दोनों के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होगा। मेटल सरफेस से जब वो स्ट्राइक करके और निकलेंगे, इजेक्ट होंगे,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मिस्टर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट, कितनी उसकी ब्राइटनेस है उस पर डिपेंड करेगा। एंड फॉर द ईच मेटल देयर इज ए करेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रिक्वेंसी न्यू ज़ीरो ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से नीचे होगी, विच बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड, वहाँ उसके नीचे, इस फ्रिक्वेंसी के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। एट अ फ्रिक्वेंसी न्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन न्यू ज़ीरो, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी हमेशा जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है उससे हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। The kinetic energy of these electrons at this frequency, ejected electrons come out with certain kinetic energy, and these kinetic energy increases with frequency increases। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। ओके, thus these finding were contradictory to Maxwell theory। कंट्राडिक्शन हो गया कि नहीं हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम शुड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट थ्रू द नंबर ऑफ electron, though the number of electrons ejected does depend upon the brightness of light, the kinetic energy of the ejected electron does not. Kinetic energy of ejected electron does not. To justify these findings, Max von Planck gave this quantum theory। अब मैक्सवेल का हट गया, मैक्सवेल के लिमिटेशंस को देखते हुए यहाँ पर प्लैंक्स ने अपना क्वांटम थ्योरी दिया, जिसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एजम्पशन क्या है, एक मेन पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। मेन पॉइंट्स ये है कि फर्स्ट एजम्पशन ये है कि द एनर्जी इज़ एमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट। पैकेट के रूप में क्या होते हैं, कंटिन्यूसली और डिसकंटिन्यूसली इमिट करते हैं पैकेट के रूप में। और ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट दिस क्वांटम ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फोटोन। ये ओल्ड व्यू था, पहले क्या था कि ये जो है एनर्जी रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, राइट। तो क्या होगी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगा यदि हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे। यहाँ पर क्या है, ये बता दिए कि जो है कंटिन्यूसली या डिसकंटिन्यूसली पैकेट्स ऑफ एनर्जी ये यहाँ पर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा या क्वांटम। ईच सच पैकेट इज नोन एज क्वांटम और क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट दिस क्वांटम एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। इसी को हम क्या कह देते हैं, फोटोन। यस, नाउ लेट्स सी टुगेदर। According to Planck's quantum theory, second assumption is at a time only one photon can be supplied to one electron or any other particle। at एक किसी समय जो है पर्टिकुलर टाइम एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। ओके, एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा। वन क्वांटम कैन नॉट बी डिवाइडेड or distributed. The energy of each quantum is directly proportional to frequency. Most important point here, E directly proportional to frequency or E equals to h nu। h क्या है, Planck's constant, and nu equals to, nu already know, nu equals to c upon lambda, this is frequency। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख दें तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी।
एच की वैल्यू क्या है प्लांक्स कांस्टेंट की 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. Okay, this is the value of Planck's constant. Now total energy emitted or radiated, emitted or absorbed by a body will be whole number quanta equals to NH nu, means NHc upon lambda. This is called quantization of energy. This is called quantization of energy. Explanation of black body radiation. Explanation of black body radiation. After this, Planck's quantum theory. As the temperature of is increased, the energy emitted increases, thereby increasing the frequency of the emitted radiation. As the frequency increases, wavelength shifts to lower value. Wavelength frequency if increases, then wavelength should be decreases. Explanation of photoelectric effect. Photoelectric effect को हम यहाँ पर explain करेंगे. When light of some particular frequency falls on the surface of metal, the photon gives entire energy of electron to the metal atom. The electron will be ejected from the metal only if the energy of the photon is sufficient to overcome the force of attraction of electron by the nucleus. सीधी सी बात है कि लाइट जो है वो कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी फॉल्स होता है सरफेस ऑफ द मेटल पर, तो फोटॉन्स अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है जो मेटल सरफेस पर आता है. द इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है मेटल से इफ़ द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज सफिशिएंट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन द force of attraction of electron by the nucleus. So the photoelectrons are ejected only when the incident light has certain minimum frequency, means threshold frequency. The threshold frequency required for emission is called work function, which is h nu 0, which is h nu 0. If the frequency of incident light is more than the threshold frequency, then the excess energy important to the electron excess energy is imparted to the electron as kinetic energy. So energy of quantum threshold energy h nu equals to h nu 0 plus 1 by 2 m e v square. When nu greater than nu 0, then on increasing the intensity, the number of quanta incident increases, thereby increasing the number of photoelectrons ejected. And when nu greater than nu 0, then the frequency further increasing, the increase energy of the each photon increases, and thus kinetic energy of each ejected electron increases. Right? मतलब कि अगर इसका फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इसका थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो है काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज करेगा. कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन. लाइट हैज़ बोथ नेचर. फर्स्ट वेव नेचर, सेकंड पार्टिकल वेव्स, particle matter. Means light has both the wave nature, so the phenomena of diffraction and interference, and particle nature could explain the black body radiation and photoelectric effect. Thus light has dual nature. Light has dual nature. इमिशन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के बारे में हम बता चुके हैं कि क्या होता है. ग्रुप ऑफ बैंड्स और बैंड ऑफ कलर्स होता है, बैंड ऑफ वेवलेंथ और कलर्स. And study of emission and absorption of spectrum is known as spectroscopy. जहाँ पर emission और absorption, स्पेक्ट्रा का emission और absorption स्टडी किया जाता है, उसको spectroscopy कहते हैं. Okay, so there are two types of spectrum. First emission, second absorption.
एमिशन स्पेक्ट्रम, सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कवर कर दीजिए। यस, नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रम, व्हेन रेडिएशंस emitted from a source are incident on the prism and are separated into different wavelengths obtained on a photographic plate. Emission spectrum. And second, absorption spectrum, continuous emission spectrum. There are no gaps between various wavelengths. One wavelength merge into another. One wavelength merge into another. This is continuous emission spectrum. You can see that here there are no gaps between various wavelengths. You can see that कोई गैपिंग नहीं होगी, ये मर्ज हो जाती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं प्रिज्म पर आते आते। ओके, तो यहाँ पर है विबग्योर का 7 स्पेक्ट्रम बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये जो है, इन दिस केस सर्टेन wavelengths go missing from the group and leave dark space in between, giving discontinuity of the spectrum. It is also known as fingerprint of the element. Fingerprint of the element. Absorption spectrum, when light from any source is first passed through the solution of chemical substance and then analyzed, it is observed that there are some dark lines in the spectrum, continuous spectrum. Bohr studies the atomic spectrum of hydrogen, and based on the purpose of this model, he proposed model that was known as Bohr's model. That is known as Bohr's model, and Bohr's model of spectrum of hydrogen atoms. Tomorrow I will discuss. So, if you understand it easily, then you can ask any question also if you have any doubt. And most important thing, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि ये इसका जो है बेनिफिट उनको भी मिल सके जिनको लॉकडाउन में नहीं मिल पा रहा है। ओके, और शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ये जो है इस वीडियो की जान है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।